हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ रेनू फ्रॉम उत्तराखंड। सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक हिस्ट्री में भारतीय इतिहास के स्रोत, इस पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। कल हमने जो विदेशी यात्री हमारे भारत में आए हुए थे उनसे मिलने वाली जो हमें प्रमुख जानकारियाँ थी उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने यूनानी रोमन लेखक के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने चीनी लेखक फाहियान, संयुगन, हिनसांग, इन सब के बारे में कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज हम दोस्तों इससे आगे बढ़ेंगे। हिनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। जब हिनसांग ने यहाँ का अध्ययन किया, वो भारत आया, उसने अपनी यात्रा करी, उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। क्या था? बौद्ध दर्शन के लिए। चीनी यात्रियों में इत्सिंग भी यहाँ पर आया। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में, इसके अंत में। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। उसने जो भारत यात्रा के दौरान यहाँ के बारे में अपना विवरण दिया, उसने बताया, उसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय का भारत, उस समय भारत कैसा था, उसने वो वर्णन उसमें किया। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अरबी लेखक। इसके बाद यहाँ पर चीनी लेखकों के बाद अरबी लेखक आए, जिसमें अलबरूनी पहला। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ। यह ख्वारिज़्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। जो आज तुर्कमेनिस्तान है उसको पहले ख्वारिज़्म या खीव कहा जाता था। ये वहाँ का रहने वाला था। इसने अपनी किताब अरबी भाषा में लिखी। कौन सी भाषा में लिखी थी? अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखी थी। किताब का नाम किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद है। उसकी किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद, या उसको तहकीक ए हिंद कहा जाता है, जो उसने भारत यात्रा के दौरान किताब लिखी। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। क्या क्या है इस किताब में? राजपूत कालीन जो समाज था, धर्म कैसा था उस टाइम, रीति रिवाज क्या थे और वहाँ की राजनीति कैसी थी, उस पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा है दोस्तों इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। इसने रेहला नामक किताब लिखी। कौन सी किताब? रेहला नामक। ये कई उसमें पूछा जाता है, ये सीटेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी, जो अरबी भाषा में थी। उसकी भाषा भी पूछी जाती है कि कौन सी भाषा में इब्न बतूता की बुक थी और नाम क्या था। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। जब 1333 ईस्वी में इब्न बतूता दिल्ली पहुंचा तो जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम दिल्ली में, उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश उन्होंने नियुक्त किया गया। किसको? इब्न बतूता को। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अन्य लेखकों में। हमने चीनी लेखक, यूनानी रोमन लेखक, अरबी लेखक, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। अब आए हम अन्य लेखकों में। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। कहाँ का था? तिब्बत का। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना करी। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कौन? मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आया था पांड्य देश की यात्रा पर। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट दोस्तों अब आया हमारा टॉपिक पुरातत्व संबंधी जानकारी। अभी तो हम जो विदेशी लेखक हमारे यहाँ पर आए हुए थे, विदेशी यात्री जो आए हुए थे, उन्होंने जो लिखा था हम उसकी जानकारी हमने पढ़ी कि यूनान रोम से कौन व्यक्ति आए, उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन सी बुक पढ़ी। फिर चीन के व्यक्ति आए, उन्होंने क्या क्या करा। अरबी आए, उन्होंने क्या क्या करा। और अन्य लेखक जो हैं उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन सी बुक लिखी, कौन सी भाषा में लिखी, किसके साथ आए, किसके दरबार में आए, ये सब हमने
कर लिया है। अब आया हमारा टॉपिक पुरातत्व संबंधी जानकारी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें जो भारतीय इतिहास के स्रोत हम पढ़ रहे हैं उसमें से हमारा ये पुरातत्व संबंधी जानकारी, इसको हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। लास्ट स्रोत ये हमारा है। इसके बाद हम इन चीज़ों को डिटेल में जाएंगे आगे। हिस्ट्री के पार्ट और जैसे प्राचीन, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, और ये सब इनको हम फिर डिवाइड करेंगे हिस्ट्री को आगे कि इन पार्टों में ये परिवर्तन हुए और कैसे हम आगे बढ़े, क्या क्या हमने सीखा, जीवन जीना हमने सीखा, खाना पका कर खाते हैं हमने सीखा, घर बना के रहते हैं हमने सीखा। तो वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम इस टॉपिक को आज के उसमें कंप्लीट करेंगे। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि भारतीय जो पुरातत्व शास्त्र है उसका पितामह किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 1400 ईस्वी के अभिलेख बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। जो 1400 ईस्वी में अभिलेख लिखा गया बोगाजकोई एशिया माइनर, उससे हमको वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम उसमें से मिले, उससे हमने जाना। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम किस में मिला? हाथी गुम्फा अभिलेख में। उसके बाद आए हम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। जो भारत पर हूण आक्रमण हुआ उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से हमको प्राप्त हुई। रेशम बुनकर की जानकारी मंदसौर अभिलेख के आधार पर लिखा गया। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला। कहाँ पर है ये? कश्मीर में जो है नवपाषाणिक पुरास्थल जिसमें गर्तावास का साक्ष्य मिला, मतलब गड्ढे के अंदर घर बनाया जाना, उसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। मनुष्य के साथ वहाँ पर क्या था? एक कुत्ता भी दफनाया हुआ मिला जो उसका पालतू होगा करके माना गया कि मनुष्य के साथ उसका पालतू जानवर भी वहाँ पर साथ में दफनाया गया। उसके बाद आया मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी वहाँ पर दफनाया गया। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। जो प्राचीनतम पहले के जो सिक्के थे उनको क्या बोलते थे? आहत सिक्के बोलते थे। उनको जो है साहित्य में क्या कहा गया है? कासार्पण। क्या कहा गया है? कासार्पण। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। किसने किया? यवन शासक जो थे उन्होंने ही सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिग्राफी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। जो समुद्रगुप्त थे उनके जो सिक्के थे उनके राजकाज के, उनको उसमें क्या था? वीणा बजाते हुए उनकी सिक्कों में मुद्रा में जो है पिक्चर बनी हुई थी इस टाइप की, तो उनको ये माना जाता है कि वो संगीत प्रेमी हुए होंगे अपने टाइम में। ऐसा प्रमाण उनके सिक्कों को देख के मिलता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली कहा गया। क्या कहा गया? नागर शैली। जो उत्तर भारत में जो मंदिरों की शैली थी, कला जो उन पर करी हुई थी, उसको नागर शैली कहा गया। और दक्षिण भारत की मंदिरों की कला को द्रविड़ शैली कहा गया। क्या कहा गया? द्रविड़ शैली। नेक्स्ट है दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। जो दक्षिणापथ के जो मंदिर का निर्माण हुआ था उनमें दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः उसको क्या कहा जाता है? वेसर शैली। मिक्स हो गई, नागर भी थी उसमें, द्रविड़ भी थी उसमें, तो इसको इसलिए उनको क्या कहा जाता है? वेसर शैली। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। जो पंचायतन शब्द है ये क्या है? मंदिर रचना शैली से संबंधित है। तो दोस्तों हमने ये पुरातत्व संबंधी जानकारी जो हमारा लास्ट टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में करेंगे, एक एक पॉइंट को लेके आगे बढ़ेंगे। मैं आपको छोटे छोटे नोट्स के तौर पे नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, छोटे छोटे शॉर्ट में,
जहाँ तक हो सकता है मैं डिटेल में आपको उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन जो मैंने नोट्स क्रिएट किए हुए हैं, जो मैंने बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो मैंने अलग अलग बुक्स से किए हुए हैं, जिसमें NCERT भी मिक्स है और अदर बुक्स भी हैं। जहाँ तक कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ये हमारे स्टडी रूटीन का एक नया ग्रुप हमने जो बना